हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों के लिए हमने लगभग जो है 104 वीडियोज़ और साथ में 30 से ज़्यादा मॉडल पेपर्स की वीडियोस अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर इनको चेक कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियबिलिटी, उसके अंदर, और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने बताया था मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो कहाँ पर डिफरेंशिएबल होता है और कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है, उसके बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। और हमने मॉड एक्स के अंदर देखा था कि मॉड एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर? x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, चलिए अब हम आज आगे बात करेंगे जो डिफरेंशियबिलिटी है यानी अवकलनीयता है। अरे यार माइक बार बार हिलता रहता है। अब ये यहाँ लगाने से क्या है दोस्तों, आवाज़ थोड़ी सही नहीं आती, इसलिए सामने ही रखता हूँ उसको मैं। अवकलनीयता जो है दोस्तों, तो अवकलनीयता का हम देखेंगे कि एक अंतराल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, यानी डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, किसी इंटरवल के अंदर अपन डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे वो सीखने जा रहे हैं। और मुझे लगता है आप सभी लोगों को लेक्चर्स के अंदर देखने का मजा आता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लिखिए दोस्तों, डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। चलिए डेरिवेबिलिटी लिख देते हैं। डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, एक इंटरवल के अंदर डेरिवेबिलिटी की बात अपन करने वाले हैं। चलिए, और सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाता है आप लोगों के लिए, वो कौन सा आ जाएगा? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स will be derivable in open interval a to b if it is derivable for all x बिलोंग्स टू a, b। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, वो डेरिवेबल होगा a से b के बीच में यदि अगर वो फंक्शन हर उस x पर डिफरेंशिएबल हो या हर उस x पर डेरिवेबल हो जो x बिलोंग करेगा a से b के बीच में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विल बी डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल a टू b। अब देखो ओपन इंटरवल में तो कब है? जब x जो भी है a और b के बीच में बिलोंग कर रहे हैं तब। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास में जो इंटरवल है वो क्लोज्ड इंटरवल हो a और b का, तो आप लिखेंगे इफ, यानी आई डबल एफ का मतलब आपको पता ही होगा, यदि और केवल यदि। तो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल तभी होगा जब पहली कंडीशन है कि इट इज डेरिवेटिव फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। यानी
आपका जो भी फंक्शन है वो डेरिवेटिव होना चाहिए सभी एक्स के लिए जो बिलोंग करते हो ए से लेकर बी के बीच में, ए और बी इंक्लूड नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव पर्टिकुलर किसी पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट, एंड एग्जिस्ट के साथ साथ वो फाइनाइट भी तो होना चाहिए, ठीक है, तो फाइनाइट। और आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, x इज इक्वल टू बी पर, वो केवल आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ओपन इंटरवल में तो क्या होगा कि a से b के बीच में आपका डेरिवेबल होना चाहिए, लेकिन अगर क्लोज इंटरवल है तो आप क्या कहेंगे कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो डेरिवेबल है क्लोज इंटरवल a टू b यदि और केवल यदि पहली कंडीशन डेरिवेटिव्स उसके एग्जिस्ट करने चाहिए a से b के बीच में, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू बी पर एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। और अगर ये आप लोगों के लिए क्लियर है तो हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है कैसे हम फंक्शन के अंदर चेक करेंगे डेरिवेबिलिटी को, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं फिर आगे क्वेश्चन की बात। तो अब आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, और ये क्वेश्चन क्या है कि चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स, और वो एफ एक्स फंक्शन क्या है, ln स्क्वायर एक्स, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर एफ एक्स इज इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स जो फंक्शन है उसकी हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ कोई इंटरवल वगैरह तो दे नहीं रखा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, h टेंडिंग टू 0 माइनस या 0 भी लिख सकते हो, और f1 माइनस h आ जाएगा माइनस f ऑफ 1, क्योंकि अपन 1 के ऊपर निकाल रहे हैं इसलिए, अपॉन में माइनस h, ये बता दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h कितना हो जाएगा, ln स्क्वायर 1 माइनस h, और f ऑफ 1 यानी कि ln 1 तो 0 होता है, तो ये तो गया, नीचे आ जाएगा माइनस का h, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ln स्क्वायर 1 माइनस h, ठीक, अपॉन में माइनस h का स्क्वायर। तो मैंने जब माइनस h इंटू यहाँ करा है तो यहाँ भी माइनस h एक और लाना पड़ेगा, तो ये माइनस h का स्क्वायर हुआ, इसलिए एक माइनस h मल्टीप्लाई में और हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिमिट तो चलती ही रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ही रहेगी, ठीक है। अब जब हमने लिमिट टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि ln x अपॉन में अगर x है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, अरे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 1, कितनी हो जाती है, 1। तो ln स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच है, इसका मतलब इसका भी 1 हो जाएगा। तो ये जैसे ही 1 हुआ, लेकिन आपको पता है ये 1 हो जाएगा तो ये कितना हो रहा है, 0, यानी ये लिमिट ऑल ओवर कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ln स्क्वायर एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0। अब राइट हैंड निकालेंगे तो लिमिट
फिर वापस से वही h टेंडिंग टू 0 प्लस भी लिख सकते हो इधर 0 प्लस, फिर 1 प्लस h हो जाएगा, माइनस में f ऑफ 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा h ही आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और इधर हो जाएगा ln स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन में ये आ जाएगा h। क्लियर है, ठीक है। अब इधर भी वापस से क्या करोगे आप, स्क्वायर बनाओगे तो इधर ये हो जाएगा स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा स्क्वायर h। जैसे ही लिमिट पुट करोगे वापस आ जाएगी 0। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड या तो लिमिट कहें चाहे सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेबल के, और दोनों इक्वल किसके हैं, 0 के। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ln स्क्वायर x उसका डेरिवेबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ln स्क्वायर x फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डेरिवेबल है या डेरिवेबिलिटी रखता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को लगता है सबके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे सेकंड, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b, जहाँ पर x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 एंड इधर x इज़ ग्रेटर देन -1, इज़ डेरिवेबल फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है a एंड b, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका डेरिवेबल है, इसने ये बोल दिया है कि आपका जो ये फंक्शन है ना एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, कब जब x लेस देन -1 है, और ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2b जब x ग्रेटर देन -1 है। तो ये डेरिवेबल है सभी x के लिए, जो भी रियल नंबर में x होंगे उनके लिए। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन जो है आपका क्या होगा भाई, सॉरी आपको बताना है कि डेरिवेबल तो है इसने बोल दिया, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले तो फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन इज डेरिवेबल, क्या दे रखा है, डेरिवेबल दे रखा है फंक्शन, और फंक्शन इज डेरिवेबल देन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। जब वो आपका डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा ही होगा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट इक्वल होगी। तो आपका x के अगर आप लेफ्ट में देखें तो x इज लेस देन -1, यानी इसके लेफ्ट में आ जाओगे, और राइट में तो x इज ग्रेटर देन -1। तो इन दोनों के अंदर आप क्या निकालोगे, लिमिट। तो लिमिट एट x इज इक्वल टू -1 पर क्या हो जाएगी, -1 पुट करेंगे तो a गुणा -1 प्लस b इज इक्वल टू a गुणा -1 का क्यूब प्लस -1 प्लस 2b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू -a -1 प्लस 2b, ठीक है। ये इससे कट जाएगा। अब बचा क्या अपने पास में, -1 इधर ले आओ
तो ये आ जाएगा +1 में, और ये 2b माइनस बी होकर के b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप ये बताइए, जैसे ही हमारे पास b इज इक्वल टू 1 आ गया तो ये तो कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से हुआ, लिमिट दोनों तरफ की इक्वल कर दी। अब हमने डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है तो f डैश x निकाल लेते हैं हम। अब f डैश x अगर निकालें तो कितना आ रहा है, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a हो जाएगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, चला गया। ax क्यूब का हो जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस का 1। ये कब, जब आपका x लेस देन इक्वल टू -1 है, और ये कब, जब x ग्रेटर देन -1 है। तो जब ये कंडीशन है तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो LHD इज इक्वल टू RH होगा। अब LHD कितना है अपने पास में, a, RH कितना है 3ax स्क्वायर प्लस 1, इसमें -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर आ जाएगा -12, कितना आ गया, -12। तो a की वैल्यू तो हो गई दोस्तों, क्या बताइए जल्दी से, मैं यहाँ पर पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, ये लो, a की वैल्यू तो आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 1। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जो है आपके डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर भी आप कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्राई करना कि आपको ये पूरा समझ में भी आ जाए। लेट f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा क्या दोस्तों, sin x, जहाँ पर x आपका लेस देन पाई होगा तब, ठीक है, और mx प्लस n जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई होगा। समझ में आ गई बात। फाइंड m एंड n इफ f is डेरिवेबल, इफ f is डेरिवेबल। समझ में आ गई बात। तो f(x) है आपका sin x जब x लेस देन पाई होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है तो हो जाएगा mx प्लस n। तो आपको फाइंड आउट करना है m और n को। क्लियर है। तो ये भी सेम पिछले जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। जब आपको पता है कि भाई फंक्शन डेरिवेबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, यानी कि साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू हो जाएगा m पाई प्लस n। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, देखो साइन पाई कितना हो जाएगा 0, साइन पाई कितना होता है 0, तो यहाँ से आ जाएगा m पाई इज इक्वल टू -n। क्लियर है, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये डिफरेंशिएबल भी है तो अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी f डैश x, और f डैश x क्या हो जाएगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और mx प्लस n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा m। ये कब, जब आपका x लेस देन पाई हो, ये कब, जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई हो, और ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। LHD इज इक्वल टू RH_D, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई इज इक्वल टू m।
और अगर साइन पाई की वैल्यू 0 है तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी। तो m इज इक्वल टू आ गया -1, कितना आ गया -1। और जब m इज इक्वल टू -1 है तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही आप m की वैल्यू -1 पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में पाई। कितनी आ जाएगी? पाई। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए बेटा? तो m और n की वैल्यू हमने निकाल ली। m की वैल्यू आई -1, n की वैल्यू आ गई आपके पाई। क्लियर है? तो ये हमने 3 क्वेश्चंस करे जिसके माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन पहले से बोला हो कि डिफरेंशिएबल है तो आप उसकी कंटिन्यूटी को भी कंसीडर करिए, वहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बेनिफिट मिलेगा। समझ में आई बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। तो अब आप लिखेंगे नोट, ठीक है। चलो अब नोट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आप लिखेंगे कि सपोज करिए ये हमारा f(x) है, इधर कोई आएगा, ये हमारा एक g(x) फंक्शन है। अब हमने क्या करा, f(x) ± g(x) कर दिया, या हमने f(x) गुणा g(x) या फिर f(x) डिवाइड g(x) कर दिया। ठीक है, g(x) जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको इतनी पता ही होगी। अब हम इसके अंदर पहला केस देखते हैं। अगर f(x) जो है वो डेरिवेबल है, f(x) क्या है? डेरिवेबल है, तो g(x) क्या हो जाएगा? डेरिवेबल। सॉरी, f(x) अगर डेरिवेबल है, g(x) भी डेरिवेबल है, ये दोनों फंक्शंस अलग अलग दे रखे थे, दोनों डेरिवेबल है, तो उन दोनों को जोड़ो घटाओ तब भी वो आपके जो फंक्शन होंगे वो डेरिवेबल आ जाएंगे। ठीक है, गुणा भाग करोगे तब भी वो फंक्शन डेरिवेबल आएगा। ये कब काम आते हैं सर? तो जब आपको दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करके दे दिया तो मल्टीप्लिकेशन करने पर तो फंक्शन बहुत बड़ा बन रहा है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अगर उन दोनों के मल्टीप्लाई को देख पा रहे हो तो आपने अलग अलग करके चेक कर लिया कि दोनों डिफरेंशिएबल है, तो अल्टीमेटली उनका मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल ही होगा, ये आप कह सकते हो। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट, f(x) आपका जो है वो है डेरिवेबल और g(x) आपका जो है वो भी है डेरिवेबल। सॉरी, इसको भी डेरिवेबल नहीं लेना, f(x) है डेरिवेबल, g(x) है आपका नॉन डेरिवेबल। ठीक है, ND नॉन डेरिवेबल। तो आप अगर दोनों फंक्शंस को प्लस करते हो या माइनस करते हो तो जो न्यू फंक्शन आएगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, या नॉन डेरिवेबल होगा। अगर गुणा भाग करते हो तो मे बी डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल। समझ में आ गई बात? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि होगा ही, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो f(x) g(x) f(x) प्लस माइनस g(x) f(x) इंटू g(x) f(x) अपॉन g(x), चारों अलग अलग लिखे। डेरिवेबल डेरिवेबल है तो डेरिवेबल डेरिवेबल डेरिवेबल, एक डेरिवेबल एक नॉन डेरिवेबल, तो आप ये कहोगे कि प्लस माइनस जो होगा वो तो नॉन डेरिवेबल हो जाएगा। गुणा भाग जो है उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। तीसरा आ जाता है, अगर f(x) हमारा नॉन डेरिवेबल हो और g(x) हमारा डेरिवेबल हो, भाई उल्टा भी तो हो सकता है, तब भी प्लस माइनस वाला तो नॉन डेरिवेबल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गुणा भाग वाला जो है वो फिक्स हो जाएगा कि वो फिर आपके नॉन डेरिवेबल ही आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और चौथा केस, दोनों के दोनों ही नॉन डेरिवेबल आ जाएं,
भाई दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल भी तो आ सकते हैं, तो दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल अगर आ जाएं तो आप क्या कहेंगे कि जो प्लस माइनस है उनका तो कुछ कह नहीं सकते, यानी मे बी डेरिवेबल और नॉट डेरिवेबल। समझ में आ गई बात? मतलब एफ एक्स और जी एक्स जो है वो दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल आ गए, दोनों के दोनों। तो एफ एक्स जी एक्स प्लस माइनस करने पर भी डिफरेंशिएबल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ कह नहीं सकते। और यही सेम केस इसमें भी है, गुणा भाग करने पर भी हम कुछ नहीं कह पाएंगे जब दोनों डेरिवेबल नहीं हो तो, ठीक है। तो वो भी डिफरेंशिएबल आ भी सकते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल भी आ सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये है अपना पहला पॉइंट। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कि एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और एफ एक्स गुणा जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। पहला है डेरिवेबल, डेरिवेबल है दोनों, तो प्लस माइनस करने पर भी आपके डिफरेंशिएबल आएगा, गुणा भाग करने पर आपके डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। अगर एक एफ एक्स जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है लेकिन जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हो तो प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल आएगा और आपके जो गुणा भाग है वो डिफरेंशिएबल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप कुछ कह नहीं सकते हो। अगर एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जो होगा वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, लेकिन गुणा भाग जो होगा वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। ये बात फिक्स हो जाती है। फिर दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल आ रहे हो तो आप किसी के भी बारे में कुछ नहीं कह सकते, जोड़ो चाहे बाकी करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, सभी का चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड है लेकिन इनको और भी थोड़ा सा शॉर्ट बना देगा और आपको थोड़ी सी आसानी कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डेरिवेबल, दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल है, देन एट मोस्ट, मतलब एक अधिकतम, मतलब आप कह सकते हैं एट मोस्ट वन तो होगा ही होगा। क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। एट मोस्ट वन आउट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स में बी डेरिवेबल, ठीक है। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों क्या है? नॉन डेरिवेबल है। देन एटमोस्ट वन, इन दोनों में से मतलब एटमोस्ट वन, अधिकतम एक जो है वो एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक आधा आपका क्या होगा? डेरिवेबल हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा, और थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ एफ एक्स इज derivable, if fx is derivable and gx is non derivable, fx is derivable and gx is non derivable, ठीक है, non derivable, then आपका gx अपॉन में देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो होता है
will be नॉन डेरिवेबल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि fx आपका डेरिवेबल हो और gx आपका नॉन डेरिवेबल हो, तो fx अपॉन में gx जो होता है वो डेरिवेबल ही होता है। क्लियर है? बस सॉरी, नॉन डेरिवेबल ही होता है और कंडीशन ये रहेगी कि आपका gx जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है नोट डाउन करने के अंदर, और वो ये है दोस्तों कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेबल फंक्शन need not to be continuous। समझ में आ गई बात? अगर आपका कोई फंक्शन है, क्लियर है, आपने डेरिवेटिव निकाल दिया उसका, अब वो जो डेरिवेटिव आया है वो जरूरी नहीं है कि डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो। समझ में आई बात? मतलब आपके पास कोई फंक्शन था, आपने वो फंक्शन लिया, ठीक है, मर्जी से ले लिया आपने फंक्शन लेकर के आपने सॉल्व किया, उसका आपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, और जो डेरिवेटिव फिर आया है वो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप पीछे देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हमने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स और एम एक्स प्लस एन आया, हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला। अब ये कॉस एक्स और एम जो है ये दोनों, अब एम तो जो है वो तो कांस्टेंट है तो कंटिन्यूस ही है, लेकिन ये कॉस एक्स जो है ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस ही हो, ये नॉन कंटिन्यूस भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। आप इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि इसको कंटिन्यूस ही होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो आप सभी लोगों के समझ में आ चुका होगा कि जो है ये जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करवाए हैं 4। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? तो पहला पॉइंट था अपना कि अगर डिफरेंशिएबल है तो उनके प्लस माइनस और गुणा भाग क्या होंगे, उसके 4 केस थे अलग अलग जो आपने समझ लिए हैं। ठीक है, जो कुछ आपके इस प्रकार है। फिर दूसरा पॉइंट था कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एटमोस्ट प्लस या माइनस एक आधा जो है क्या होगा, डेरिवेबल होगा। इफ अगर आपके पास में एफ एक्स जो है डेरिवेबल है, जी एक्स नॉन डेरिवेबल है, देन एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है वो नॉन डेरिवेबल ही होगा। जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेबल जो है फंक्शन वो नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस, उसका जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो कंटिन्यूअस वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी मर्जी, आप अपनी मर्जी चला नहीं सकते उसके ऊपर। ठीक है भाई, चलिए सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो करे वो करने दो, आप किसी को कुछ कोई कह नहीं सकते। ठीक है, चलो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके यूपी टीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी का टीजीटी हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे एमपी का हो, सभी जगह पूछा गया है। मेरे को लगता है ये सभी पीसीएस वालों का इंपॉर्टेंट, और एक कहते हैं ना कि भाई साहब बहुत ही तगड़ा वाला, इनका पूरा का दिमाग ही इसके ऊपर बैठा रहता है कि भाई इस क्वेश्चन को उठाओ, इस क्वेश्चन को उठाओ, तो हम उसी क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अपन करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और अपना क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी लोग। और ये आया क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन है ये कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है दोस्तों आपको, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स एट x इज इक्वल टू 0 पर अपन को डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी है, तो आप इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए
तो अपने पास में एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर में हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स। ये तो कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब x जब पॉजिटिव होगा तो आपका ये मॉड x भी पॉजिटिव के साथ गुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ, तो ये साइन x हो जाएगा। लेकिन अगर आपका x लेस देन 0 है यानी x नेगेटिव है तो साइन मॉड x तो हो जाएगा माइनस साइन x और मॉड x हो जाएगा माइनस x। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस एक्स जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस साइन एक्स माइनस एक्स जब आपका x लेस देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, हम इनका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं दोनों का भाई। तो एफ डैश एक्स, जैसे ही हमने एफ डैश एक्स निकाला, किसके ऊपर निकाल रहे हैं, 0 के ऊपर। ये एक लेफ्ट हैंड होगा एक राइट हैंड होगा, तो भाई आप बता दो 0 से बड़ा यानी राइट और 0 से छोटा यानी लेफ्ट वाला। तो देखो इधर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और एक्स का हो जाएगा 1। ठीक, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब x लेस देन 0 है तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और माइनस 1। कब, जब x लेस देन 0 है। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो दोनों के अंदर 0 पुट करो। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन है, इसमें 0 पुट कर दो। कॉस 0 कितना होता है 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, और इसका चेक करो तो ये पुट करोगे 0 तो ये देगा माइनस का 2। तो क्या 2 और माइनस 2 इक्वल है, नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। यही हो जाएगा भाई, ये नॉट इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन मस्ट बी नॉन डेरिवेबल। समझ में आई रे बात बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लिया ताकि आप आगे जो भी क्वेश्चंस आए उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अरे क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना? चलिए बात करते हैं अब हम आगे और किसी एक क्वेश्चन के बारे में या फिर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे जो है कुछ और नोट पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं। वो नोट पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर से जो है नोट डाउन करें और रट लें पूरा का पूरा नोट। और नोट में आपको पहला पॉइंट आपको लिखना है वो ये है दोस्तों कि जो आपका ये मॉड एक्स है इज़ नॉन डेरिवेबल। ये जो आपका मॉड एक्स है वो नॉन डेरिवेबल होता है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास मॉड ऑफ x माइनस 3 अगर आ जाए तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा या कहाँ नहीं होगा, तो इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। समझ में आई बात? मतलब आपको इसको 0 करना है, अंदर वाला जो है भाग उसको 0 करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पर नहीं होगा। जैसे ही x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखोगे x इक्वल टू 3 आएगा, तो x इक्वल टू 3 जो पॉइंट है वहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 3 नॉन डेरिवेबल होगा। ऐसे ही जैसे देखिए अगर आपके पास है x प्लस 2, तो ये जो x प्लस 2 है ये कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 पर। समझ में आई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल होता है x इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब आपसे अगर मॉड के अंदर कोई संख्या पूछ रहा है और वो बोले कि ये कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है,
तो आप क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x की वैल्यूज आ रही है उस x पर आपका वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर करेंगे समाप्त। और अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों कि मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो ठीक दोस्तों, जिस प्रकार से मोती जो होते हैं उन्हें पाने के लिए गोताखोर अंदर घुस करके मोतियों को बाहर निकालता है, वैसे ही आप लोगों को भी जो ये सेकंड ग्रेड मैथ्स की वैकेंसी है, ये बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। और इसका जो सिलेबस है वो आपका है समुंदर, उसके अंदर कूदिए, उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, फिर एग्ज़ाम में जा कर के दहाड़िए और एग्ज़ाम को फाड़ दीजिए। पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन आप जो है यूँ चुटकियों में सॉल्व करके आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और आज इसी के साथ हमारी 105 क्लासेस कंप्लीट होती है। धन्यवाद।